स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और डेरिवेशन ऑफ वेवलेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी के बारे में कहा जाता है कि एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से पास होने वाले जो वेव्स होते हैं उनको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा कि द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और हमने इस टॉपिक के अंदर जो फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द सिंबल ऑफ द न्यू। और अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम डिराइव करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जब अकॉर्डिंग टू बोहर के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर स्टेट में जाता है, यानी लोअर शेल से हायर शेल में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के हायर शेल से जब वो लोअर शेल में आता है तो वो एनर्जी एमिट करता है। और उस एमिशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन की एक खास क्या होती है, रेडिएशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम इस लेक्चर में जो पहला पार्ट है इसमें हम फ्रीक्वेंसी को ड्राइव करते हैं। अच्छा, देखिए कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये प्लैंक वाज अ साइंटिस्ट, प्लैंक एक साइंटिस्ट था जिसने 1900 में एक थ्योरी को पेश किया था। और इसकी थ्योरी के मुताबिक ये है कि किसी भी रेडिएशन का जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे कि मैंने लिखा कि E इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, सॉरी V नहीं है, ये न्यू है, तो न्यू इंडिकेट फॉर द फ्रीक्वेंसी। तो इसी तरह से यहाँ अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्लांक जो H है, H न्यू है, यहाँ जो H होता है और ये प्लांक कांस्टेंट है, और जिसका वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जॉल और सेकेंड है। सो दिस इज द प्लांक कांस्टेंट है, ये एक वैल्यू है। और इस इक्वेशन को प्लांक इक्वेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये इक्वेशन प्लांक ने बनाया था। अच्छा, इसके बाद एक और इक्वेशन है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमने डिफरेंसेस ऑफ एनर्जी निकाला कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के दरमियान किसी भी एटम का, तो उस वक्त हमने प्रीवियस वीडियो में ये इक्वेशन को ड्राइव किया है। और इसके अंदर देखें कि चेंज ऑफ जो एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या है, 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 इंटू 1/n1 n स्क्वायर माइनस 1/n2 n स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने पहले प्रूफ कर दिया है। जब हम यहाँ पर गौर करते हैं कि हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन बन गए, जिनमें से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज नाउन एज द इक्वेशन 2। नाउ द लेफ्ट साइड, अब आप देखें कि लेफ्ट साइड में दोनों में एनर्जी है, वैल्यू सेम है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 करते हैं। जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्लांक कांस्टेंट एंड न्यू इज इक्वल टू होगा। और इक्वेशन का जो हमारे पास राइट साइड है, इस इक्वेशन का जो हमारे पास जो वैल्यू है, ये वैल्यू बेसिकली कांस्टेंट है, इसके बेकायदा सिंबल्स है, तो हमने कांस्टेंट की जगह में इस वैल्यू के सिंबल्स को लिखा है। ये सिंबल्स लिखे या आप इसकी कांस्टेंट वैल्यू लिखें या कांस्टेंट्स लिखें या आप इसकी वैल्यू लिखें, कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह से हम यहाँ से इस वैल्यू इसका वैल्यू की जगह में कांस्टेंट लिखा, और बाकी हमारे पास ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 2 का यहाँ पर हमने जो है ना ऐड किया। अब हमें यहाँ इस इक्वेशन में हमें न्यू चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर रखते हैं, और एच जो प्लांक कांस्टेंट है इसको जब हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो पहले से एच स्क्वायर है, तो ये जाकर हमारे पास क्या होगा, h3h³ बन जाएगा। So this is the final equation. Through this equation we can calculate the frequency of any radiation. हम इस इक्वेशन के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन की हम फ्रीक्वेंसी हम मालूम कर सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से, हायर शेल से लोअर शेल की तरफ आता है, तो उसी दौरान उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हम वैल्यूज पुट करके, और क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हमारे पास हर्ट्ज होता है, और इसके अलावा क्या है, साइकिल्स पर सेकेंड है। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। हम इस इक्वेशन के ज़रिए से हम इलेक्ट्रॉन की जो रेडिएशंस होते हैं
इनके हम फ्रीक्वेंसी को हम मालूम कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा डेरिवेशन है वो हमारे पास क्या है, वेव नंबर है। जैसे कि मैंने लिखा कि जो वेव नंबर होता है इसको हमने न्यू डेज से रिप्रेजेंट किया है। इसका सिंबल है ये, आप इसको देख लें। और वेव नंबर क्या है, देखें, यूनिट डिस्टेंस में पास होने वाले नंबर ऑफ वेव्स को हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। यानी किसी भी यूनिट एरिया में जितने नंबर ऑफ वेव्स पास होंगे तो उनको वेव नंबर कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, द नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेव नंबर, और इसको हम क्या कहते हैं, न्यू, इसको हम डेज से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वेव नंबर को हमें डिराइव करना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक रिलेशन है अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी के मुताबिक कि जो फ्रीक्वेंसी है और वेव नंबर के दरमियान क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है, इनके दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि हमने पहले भी रिप्रेजेंट किया था, फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू से रिप्रेजेंट किया है और जो वेव नंबर होता है इसको हमने न्यू डेज से रिप्रेजेंट किया है। तो इसी तरह से देखें कि जो रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेव नंबर के साथ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसलिए मैंने लिखा कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जो रेडिएशन के जो वेव नंबर होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेव नंबर ज़्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेव नंबर कम होगा। अगर वेव नंबर ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इसी तरह से प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, यहाँ पर सी लगाते, इसको लाइट कांस्टेंट कहा जाता है। दिस इज द इक्वेशन 1। और यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा, ये जो न्यू है फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है और ये जो न्यू डैश है ये वेव नंबर को डिनोट करता है और जो सी है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने अभी इस इक्वेशन में ड्राइव किया था कि जो फ्रीक्वेंसी है इसका फार्मूले को हमने इसकी डेरिवेशन की थी। तो इस फार्मूले के अंदर जो न्यू है ये हमेशा बराबर होता है जेड स्क्वायर। अब ये जो जेड स्क्वायर है ये बेसिकली एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये भी हमने पहले एक रिलेशन में लिखा था कि ये जो जेड स्क्वायर है ये जेड असल में एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद ME4 है और ये हमारा पहले इक्वेशन से ही आया है और हमारे पास 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H3 है और इनटू हमारे पास 1 डिवाइड बाई N1 N स्क्वायर और माइनस 1 डिवाइड बाई N2 लिखते हैं यहाँ पर हम N2 N स्क्वायर और दिस इज द इक्वेशन 2। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अंदर दोनों साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में दोनों साइड में क्या है, हमारे पास क्या है, वैल्यूज क्या है, सेम है। तो जब वैल्यू दोनों साइड में सेम है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, न्यू डैश सी इक्वल होगा जेड स्क्वायर ME4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट H3 और इंटू 1 डिवाइड बाई N1 N स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई N2 N स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमें जो है ना न्यू डैश चाहिए यानी हमें वेव नंबर चाहिए, तो सी को हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया तो हमारी इक्वेशन कुछ ये बन गई। और जैसे कि हमें पता है कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा तो डेफिनेटली यहाँ से Z क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो बाकी जो वैल्यूज हमारे पास होंगे दीज आर दी कॉन्स्टेंट्स, इनको हम कांस्टेंट कहते हैं और इन वैल्यू को R कहा जाता है और R बेसिकली क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं और इसका वैल्यू हमारे पास क्या है 1.09698 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ पर मीटर है। दिस इज द रेडबर्ग कांस्टेंट है। और पिछला जो कांस्टेंट हमने निकाला था इनमें फ़र्क ये है कि इसमें आप देख लें यहाँ पर C भी शामिल है जबकि उसमें जो C है वो शामिल नहीं था, तो इसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी रेडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू है इसको हम इस ऊपर ये इक्वेशन हमने ड्राइव किया था इस पे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जो वेव होगा वो हमारे पास 1.09678 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ इंटू 1 डिवाइड बाई N1 N स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई N2 N स्क्वायर पर मीटर। हम इस फॉर्मूले के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन का हम वेव नंबर निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से, स्पेशली हायर ऑर्बिट से, जब वो लोअर ऑर्बिट की तरफ आता है
तो उसी दौरान हम क्या करेंगे, N1 में और N2 यहाँ पर हम वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे और फिर इनका एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन का हायर शेल से लोअर शेल आने के दौरान कितनी उसकी नंबर ऑफ वेव्स होंगे, हम इस फॉर्मूले के ज़रिए से हम इसको मालूम कर सकते हैं।